नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक लोक भारती पाठ्य पुस्तक में से रीढ़ की हड्डी ये जो एकांकी है, जो जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित है, इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे और इस कहानी में हमने देखा था कि किस प्रकार से आज के युग में किस प्रकार से स्त्रियों के तरफ देखने का नज़रिया आज भी बदला हुआ नहीं है। तो इसी में उस जो देखने के नज़रिया है हमारा स्त्रियों की तरफ, उस पर प्रहार किया गया है और उमा एक सशक्त स्त्री के रूप में यहाँ पर बताई गई है, दिखाई गई है। हमने देखा है कि गोपाल प्रसाद जी और शंकर उनका पुत्र उमा को देखने आते हैं। राम स्वरूप उसके पिता होते हैं जो उनको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था पिछले पार्ट में कि किस प्रकार से वो कहते हैं, शंकर कहता है कि तो अब तो सरकार जो है चीनी ज़्यादा लेने वालों पर भी टैक्स लगाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना है। मतलब बाप बेटे से भी ज़्यादा आगे है। वो कहता है कि सरकार जो चाहे कर ले, अगर सरकार चाहती है तो उसे एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना है। वो कौन सी चीज़ वो बताना चाहता है। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या? रामस्वरूप आपको पता है कि लड़की के पिता है और उनको जो लड़के वाले हैं उनकी हाजी हाजी करनी पड़ती है। ये हमारी भारतीय की संस्कृति की एक काफ़ी दकियानुसी प्रथा है, जो इतने बड़े व्यक्ति को लड़के के सामने हाजी हाजी करनी पड़ती है। तो वो पूछते वह क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। किस पर टैक्स लगाना चाहिए ऐसे कहते हैं? तो खूबसूरती पर। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है दिखने में तो उस पर टैक्स लगाना चाहिए, ऐसी गोपाल प्रसाद जी का मानना है। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, दोनों हंसते हैं। मजाक नहीं साहब, ये एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर आपको सरकार बोलेंगे आप बहुत स्मार्ट है, आप टैक्स दो, आपका टैक्स ज़्यादा, आप जितने स्मार्ट है, तो हमें काफ़ी फ़ख्र महसूस होगा, अभिमान होगा कि नहीं मैं स्मार्ट हूँ इसलिए मुझे टैक्स मांगा जाता है। तो इस वजह से वो कहता है कि कोई चू भी नहीं करेगा। रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह साहब, सब खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। मतलब आजकल खूबसूरती का जो सवाल है वो काफ़ी बेढब है ना, काफ़ी उसको देखने का नज़रिया बदल चुका है। और पुराने ज़माने में तो ये उठता भी नहीं था। मतलब पहले के ज़माने में खूबसूरती को इतना महत्व नहीं देता था। आज हम देखेंगे कि खूबसूरत दिखने के लिए इंसान किस किस प्रकार के जो पापड़ है वो बेलता है, किस किस प्रकार के वो उपाय करता है खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। तस्तरी यानी जो प्लेट है वो गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। मतलब वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये कभी नहीं था। रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखाती, मतलब उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? मतलब ये जो चीज़ है अच्छा दिखना, इस पर आपका क्या ख्याल है? शंकर कहते हैं किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं यही शादी तय करने के लिए खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। मतलब आजकल आपने देखा है कि लड़के की पहली पसंद होती है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। पहले के यहाँ पर ऐसी नहीं था। पहले के ज़माने में माँ बाप जो भी बेटे के लिए ठीक समझते थे उस प्रकार की लड़की के से शादी तय कर देते थे। उसमें लड़कों को किसी भी प्रकार की मतलब आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन आज ज़माना बदल गया। आज लड़का पहले देखता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उसको ज़्यादा महत्व देता है। तो इस वजह से रामस्वरूप कहते हैं कि आपकी इस पर क्या राय है? गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल उठते हैं, ये बात दूसरी है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायज़ा ना जन्म पत्र मिलना तो मिल ही गया होगा। मतलब वो कहता है कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो कोई काम की बात नहीं, ऐसे उनका
कहना है। और जन्म हमारे हिंदू संस्कृति में आपको पता है कि हम शादी से पहले हमारी जन्म पत्रिका मिलाते हैं। ये भी एक रूढ़ी परंपरा ही मानी जाएगी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शादी में होता है। हमारा मन मिलना ज़रूरी नहीं होता है, तो हमारे यहाँ शादी में जन्म पत्रिका मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़का लड़की एक मेरे को पसंद है, फिर भी अगर जन्म पत्रिका नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी शादी होने में अड़चनें आती है। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ही खुद मिला हुआ समझे। मतलब ठाकुर जी यानी अगर भगवान के सामने रख देते हैं तो खुद ही खुद वो जो है, जो जन्म पत्रिका है वो मिल जाएगी। मतलब भगवान पर अगर हमारा विश्वास है तो अपने आप ही मिल जाएगी, ऐसी उनका मानना है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। मतलब देखो, वो इतने बड़े वकील होने के बावजूद उनका जो लड़की के तरफ, उनकी शिक्षा के तरफ देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी पुराने ख़यालात का है। वो कहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, बस सिलाई पुराई आ गई, घर का काम आ गया, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा। तो इस प्रकार के विचारों के कारण आज भी स्त्रियों को देखने का नज़रिया हीन पद्धति का है। तो इसे कहीं ना कहीं हमें बदलना चाहिए, आपको बदलना चाहिए। आप अभी शिक्षा ले रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, तो आपको कहीं ना कहीं इस विचारों पर प्रहार करना चाहिए और स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी जाकर हमारा समाज अधिक सशक्त होगा। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तख्तरी अपने पिता को दे देती है। मतलब उमा आती है और पान का जो मतलब जो प्लेट है वो उन्हें दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। मतलब वो चश्मा पहनती थी लड़की, और उसका जो सुनहरी जो रिम वाला चश्मा है, मतलब डिज़ाइन वाला चश्मा है, वो दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते, मतलब दोनों बाप बेटे देखकर लड़की को और वो चश्मा देखकर चौंक उठते। गोपाल और शंकर एक साथ चश्मा, मतलब चश्मा लगाना भी आज के ज़माने में देखो किस प्रकार से चौंकने वाली चीज़ बन चुकी है। मतलब देखने का नज़रिया देखो आप मित्रों, किस प्रकार से दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं। रामस्वरूप, जरा सब पकाकर यानी थोड़ा सा बातों को संभालते हो। जी, वो पिछले महीनों में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। मतलब बाप अपने बेटी का जो चश्मा है उसके वो किसी अच्छे काम के लिए लगा होगा, या हो सकता है बहुत पढ़ी लिखाई करने के कारण सर दर्द देने के कारण चश्मा लग चुका होगा। लेकिन यहाँ पर पिताजी उस बात को छुपाने के क्या प्रयास करते हैं और कहते हैं कि उसकी पिछले दिनों में आँख दुखने लगी थी, इस वजह से वो चश्मा लगाना पड़ा है, वो उतर जाएगा। गोपाल, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं। देखो मतलब यहाँ पर देखो आप मित्रों कि वो कहते हैं कि उनकी सोच देखो आप कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि लड़की पढ़ी लिखी है, जिसकी वजह से उसे चश्मा लगा है। मतलब इसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि वो कितने गहराई से अपनी पढ़ाई करती होगी और जिस वजह से उसे क्या लगा है, चश्मा लगा है। लेकिन उनका वो सोच थोड़ी सी दकियानुसी थी। रामस्वरूप कहते नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने आपको बताया ना अभी कि वो थोड़ा सा उसके सर दर्द देने के कारण उसे चश्मा लग गया है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। उन्हें अच्छा लगता है कि पिताजी जो कारण बताते हैं उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी बैठो आप। रामस्वरूप कहते हैं वाह, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। रामस्वरूप उसे आदेश मतलब एक सूचना देते हैं कि उस तख्त पर बैठ जाओ अपने बाजे वाजे के पास। मतलब जो आपने देखा है हारमोनियम सितार जो वाद्य थे उसके पास वो माँ बैठ जाती है, उसे बैठने के लिए उसके पिता कहते। गोपाल प्रसाद कहते चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल चलन में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे की भी छवि अच्छी है, मतलब दिखने में भी लड़की अच्छी है, तो कुछ गाना बजाना सीखा है, पूछते हैं उसे। रामस्वरूप जी कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। मतलब वो सितार भी बजाती है अच्छा और बाजा भी बजाती है, सुनाओ।
तो उमा एकाध गीत सितार के साथ, तो कहते हैं कि सितार के साथ एकाध गीत सुना। तो उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल, जो हमने अभी इसके पहले ये जो पद है वो पढ़ा हुआ है, काफ़ी मशहूर पद है मीराबाई का, वो उन्हें सुना दी है। उनकी उसकी आंखें शंकर की तरफ झेपती सी आंखों से मिल जाती है, तो उसकी नज़र उनके शंकर से मिलती है, वह गाते हुए एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो पिता कहते हैं कि गाने को पूरा करो बेटा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। तो उसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि आपकी लड़की काफ़ी अच्छा गाती है। उमा सितार अंदर जाने को बढ़ती है, मतलब उसको रखने के लिए बढ़ती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी, यहाँ पर ही रुको। राम स्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। आप पिता उसे कहते हैं कि इधर ही बैठे रहो, इन्हें कुछ पूछना होगा। गोपाल प्रसाद कहते हो उमा से तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, मतलब तुम पेंटिंग वेंटिंग भी करती हो। मतलब लड़कियों को अलग अलग शौक़ होते हैं, कोई कोई लड़कियां काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाती है, गीत भी अच्छा गाती है, पढ़ भी अच्छा लेती है, हर गुणों में, मतलब अपन बोलते हैं ना, मतलब हर प्रतिभाशाली होती है, हर गुण उसमें अच्छे होते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप कहते हैं हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी, मतलब ये जो कुत्ते वाली तस्वीर है ये भी उमा ने बनाई है, और वह उस दीवार पर है वो भी उसी ने बनाई है। गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, मतलब कुछ सिलाई मशीन वगैरह जानती हो करना, किस प्रकार से किया जाता है। राम स्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ हाँ हाँ, मतलब पिताजी बेटी की, आपको पता है कि जो पिता होता है उसे बेटी की चिंता होती है, तो वो हमेशा अपनी बेटी की अच्छाई ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने वालों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, ताकि वो प्रभावित हो और उनका जो रिश्ता है वो जुड़ जाए और लड़की अच्छे घर में ब्याह कर चली जाए। इस वजह से वो लड़की के ज़्यादा से ज़्यादा गुण दिखाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते थे। वो पूछते कि फिर तुमने किसी कंपटीशन में, स्पर्धा में कुछ इनाम वगैरह जीते। उमा चुप। उमा अभी भी चुप है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, मतलब वो खास कर इशारा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उमा चुप ही है। उसी तरह गर्दन झुकाए बैठी है जिस तरह से पिता ने उसे आदेश दिए थे। गोपाल प्रसाद अधीर होते हैं, अधीर यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा ये होते हैं, और राम स्वरूप सब शक पकाते हैं, मतलब वो थोड़े से ये हो जाते हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। गोपाल से हाँ हाँ ज़रा शर्माते हुए, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद कहते हैं ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो कहते हैं कि आप ही सब बता रहे लड़की के बारे में, ज़रा सा उमा से को भी तो मुंह खोलना चाहिए, उससे भी ज़रा बात करनी चाहिए। राम स्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। जो फिर वो कहते हैं कि उमा जवाब दो ना इन्हें। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, मतलब हल्की लेकिन मजबूत, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस भरी आवाज़ में वो कहती है क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब खुर्ची मेज़ बिकती है तब दुकानदार खुर्ची मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है, देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, लेकिन वरना, मतलब वो कहती है कि वो उदाहरण देती है कि अगर हम कुछ कुर्सी मेज़ खरीदने जाती है तो दुकानदार सिर्फ उसे दिखाते हैं, तो कुर्सी मेज़ से खुद की तुलना करती है कि किस प्रकार से लोग वो देखते हैं और ख़रीदते हैं, उनको पसंद आती है और वो कुछ पूछते नहीं है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है वो देखती है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, मतलब वो कहती है कि अभी तक मैं चुप थी, अब मुझे जो मेरे ख्यालात है वो ज़रा कह लीजिए। गोपाल प्रसाद गोपाल प्रसाद अभी गुस्से में आते हैं, ताव में आते हैं और कहते हैं बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था। मतलब उन्हें यह ठीक नहीं लगता है कि लड़की इस प्रकार से भी बातें कर सकती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ख़राब लगता है। तो कहता है कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था। उमा कहती है तेज़ आवाज़ में जी हाँ,
और हमारी बेइज्जती तो नहीं होती जो आप इतने देर से नाप तोल कर रहे हैं, मतलब जी हाँ। और आप हमारी इतनी देर से बेइज्जती तो नहीं होती, मतलब इतनी देर से जो बेइज्जती वो करते आ रहे हैं कि नाप तोल कर रहे थे, ये आता है क्या, वो आता है क्या, ये सीखा है क्या, ये नहीं किया है क्या। तो इस प्रकार से मतलब हर चीज़ वो जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से लड़की वालों की बेइज्जती करना ही ऐसी उमा समझती है, और ये सही बात भी है। मगर आपको अगर लड़की पसंद है, उसके गुण पसंद है, तो आप सीधा सीधा शादी कर लो ना, आप उसमें नाप तोल करने की क्या ज़रूरत है। तो शंकर कहता है बाबूजी चलिए, शंकर को भी गुस्सा आता है, कहता है बाबू चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, वो उसे पूछते हैं। रामस्वरूप चुप हो गए हैं। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपना मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि यह किस तरह नौकरानियों के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब अभी वो उमा जो अभी तक चुपचाप थी, अभी वो जो लड़का शंकर देखने आया था, उसके उसके जो अवगुण है वो बताती है कि किस तरह से ये लड़का अपने संस्कारों में एकदम अव्वल दर्जे का नाकारा है। जिस प्रकार से वो लड़कियों के हॉस्टल में छुपकर घुस कर ताक-झाँक करता था, जिसके कारण वो पकड़ा भी गया था, और इसी कारण उसे मतलब काफ़ी मतलब बेइज्जत भी होना पड़ा था। और वो अपनी इज्जत, अपना मान का ख्याल तो है, लेकिन इससे पूछिए, मतलब मुझे तो है, मतलब वो कहती है कि मुझे तो अपने माँ पिताजी के मान सम्मान का ख्याल है, पर इसे पूछिए जब नौकरानी के पैरों में पड़कर, मतलब नौकरानी से बेइज्जती करने की वजह से उसके पैरों में पड़कर उसे मुंह छुपाकर भागना पड़ा था। तो इस प्रकार के जो स्त्रियों के प्रति जो उसका शंकर का देखने का नज़रिया था, उसको वो पूरी तरह से उसके पिता के सामने प्रदर्शित करती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उसके पिता भी क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से शर्मिंदा हो जाते। रामस्वरूप उमा उमा गोपाल पर खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आप मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। तो अभी वो गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आपकी लड़की सिर्फ 10वीं पास है, मैट्रिक है, लेकिन ये तो बीए पास है, मतलब ग्रेजुएशन इसने पूरा कर दिया है। अभी वो दरवाजे की ओर बढ़ते, उमा कहती है जी हाँ जाइए, ज़रूर चली जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन मतलब वो कहते हैं कि ज़रूर जाइए, लेकिन ये देखिए कि आपका लड़के के को बैकबोन है कि नहीं। बैकबोन यानी किसी प्रकार की जो रीढ़ की हड्डी जो अपन कहते हैं वो है कि नहीं, मतलब वो खुद के पैरों पे खड़े होने के उसकी मतलब काबिलियत है भी या नहीं, वो देखिए। वो खुद आत्मनिर्भर हो सकता है कि नहीं, ये भी आप देखिए। क्योंकि जो खुद होकर आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, वो किस प्रकार से शादी के लिए तैयार हो सकता है। क्योंकि अगर लड़का आत्मनिर्भर नहीं है तो परिवार को किस प्रकार से चलेगा। इस प्रकार से उसे एक प्रकार से व्यंग करती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी यानी वो कुछ नहीं कह पाते, बेबस होते हैं, लेकिन गुस्सा आता है उनके लड़के के रुलासापन। वो लड़का, उसकी सूरत रोई सी हो जाती है, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा साथ चुप हो जाते थे। इस प्रकार से ये एकांकी भोर का तारा से ली गई है। इसमें किस प्रकार से एक लड़की जब वो खड़ी होती है और किसी गलत प्रथा का विरोध करती है, तो इसे बड़े ही प्रभावी ढंग से उमा ने बताया गया है। और उमा ने अपना जो एक प्रखर रूप यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से हर स्त्री लड़की को व्यवहार करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।